तो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज है 12 सितंबर और आज हुआ था हम लोगों का फुल सिलेबस टेस्ट का 12वां टेस्ट इस सीरीज का। ये सारे टेस्ट हमारे सिंह सर, जिनका एक मोटो है, ड्रीम है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, उनके निर्देशन में चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सभी बच्चे पढ़ें। इसके लिए टेस्ट और वगैरह सब कुछ बिल्कुल फ्री आपके लिए यूट्यूब पर है। मैं न्यू लाइट के प्लेटफॉर्म से आपका सीनियर टीचर राजदीप स्वागत करता हूं। तो चलिए अब देर न करते हुए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और ये है आपका पहला क्वेश्चन। 1 से 25 तक मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे दूसरे शुभम सर करेंगे। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3m at rest splits into 3 equal fragments. The fragment have velocities Vj and minus Vi. The velocity of third fragment will be. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर बम ब्लास्ट होता है, स्प्लिशन, ये एक तरीके से स्पिल्ट कर गया, बम ब्लास्ट कर गया है, तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो पहले ये रेस्ट में था, तो 3m इंटू 0। अब 3 इक्वल फ्रैगमेंट्स हैं, तो जाहिर है कि ईच फ्रैगमेंट का मास m होगा। तो पहले की वेलोसिटी है vj, mvj, और दूसरे की है m, वेलोसिटी तो vi है और मोमेंटम हो गया माइनस vi कैप। और भाई तीसरे की वेलोसिटी हम मान लेते हैं, ये अननोन है, ये v वेक्टर है। अब कुछ है ही नहीं है, इधर तो 0 है और बराबर m कट ही जाएगा। तो vj माइनस vi प्लस थर्ड की वेलोसिटी v। अब इन दोनों को इधर ले आइए, तो v बराबर हुआ vi माइनस vj। v कॉमन ले सकते हो, vi माइनस j। तो सेकंड ऑप्शन रहेगा इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चलता है बम ब्लास्टिंग में, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स में। सेकंड, a lens behave as a converging lens in air and a diverging lens in water. तो कैसा भी लेंस हो, ये एयर में कन्वर्जिंग है। तो ये जो मेरे पास एयर है इधर, और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं 1 है, और अगर ये कन्वर्जिंग है तो डेफिनेटली फॉर्मूला क्या लगता है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1। एयर में म्यू माइनस 1, और ये ऐसे है 1/r1, और साइन के साइड लेंगे तो r2 माइनस में है, तो माइनस माइनस r2, तो ये टर्म तो पॉजिटिव हो गया। और ये पॉजिटिव होने के लिए म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ये और फिर हमारे पास क्या होगा, ये वाटर में
तो वाटर में मान लीजिए ये म्यू है और वाटर का होता है 1.3, तो फोकल लेंथ 1/f म्यू अपॉन 1.3 माइनस 1, और वो वाला टाइम तो वही आएगा, वही रेडियस है, और ये कॉनकेव की तरह, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब फोकल लेंथ निगेटिव है, इसका मतलब है ये टर्म निगेटिव होगा। तो म्यू इंटू 1.3 माइनस 1 लेस देन 0, तो म्यू लेस देन 1.33 होगा। तो 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1.33 से कम होना चाहिए, बिटवीन यूनिटी एंड 1.33 ये। अब आप एक चीज और भी कर सकते हैं, कहते हैं कि हमने कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों माना, कॉनकेव क्यों नहीं माना, तो कॉनकेव मान लीजिए। तो कॉनकेव लेंस है तो ये एयर में कन्वर्जिंग लेंस की तरह कभी बिहेव नहीं कर सकता, उसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम कभी भी किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, वैक्यूम का 1 होता है सिर्फ। तो ये सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस लेके ही किया जाएगा, और कुछ लेके नहीं कर सकते हैं। तो इसका 1 से 1.33 के बीच में है, सेकेंड ऑप्शन है ये। भाई देखो, पिछले वक्त में कुछ लोग कह देते हैं एलिब्रेट किया करिए, तो एलिब्रेट उन्हीं को करेंगे ना जो किए जाते हैं। A small hole is drilled near the bottom of the an open tank filled with water up to height h, और कह रहे हैं कि यहां से जो वेलोसिटी निकलेगी, इफ्लेक्स वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये तो एक तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने फॉर्मूला पूछा है ना बेटा। इफ्लेक्स की वेलोसिटी जानते हो ना, तो √2gh होती है। अब ये 2gh क्यों होती है, तो फिर वो डेरिवेशन का पार्ट है, तो वो तो डिस्कशन में हम नहीं करेंगे, ये तो फॉर्मूला पूछा जा रहा है। ऐसे बेटा आज के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला या रिजल्ट पूछा गया है। अब देखिए ये थोड़ा करने लायक है। टेम्परेचर ऑफ एन आयरन रॉड इज इंक्रीज्ड बाय 500 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा थीटा बराबर 500 है, और कह रहे हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड, तो बेटा डेल्टा एल बराबर होता है एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 बराबर हो जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। डेल्टा एल अपॉन एल ये है, परसेंटेज पूछा है तो ये कर देंगे। अब आप अल्फा रख दीजिए 10⁻⁻5, और ये थीटा रख दीजिए 500 डेल्टा थीटा, और 100 तो है ही है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 5, यानी 0.5%। तो थर्ड इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। देखते रहिए, बहुत सिंपल पेपर है, बिल्कुल जैसा नीट का आया था 2024 का। कुछ दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। अब यहां पर देखो, इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, तो स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, या टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, तो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा 1/2π√k/m। लेकिन यहां तो दो स्प्रिंग है, तो ये दोनों स्प्रिंग है कैसी, पैरेलल में है। तो जब ये पैरेलल में है तो k इक्विवेलेंट यूज करेंगे, k1 प्लस k2। पैरेलल में दोनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट k1 प्लस k2 होता है, और सीरीज में 1/k से निकालते हैं, तो k की जगह आ जाएगा k1 प्लस k2, और हमारा आंसर आ जाएगा 1/2π√k1 प्लस k2/m, यानी सेकेंड आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसको सीरीज में भी पूछ सकते थे। चलिए आइए 6 क्वेश्चन।
T1 टाइम में कूल होता है 85 to 80 और T2 मिनट में कूल होता है 80 to 75 और T3 समय लेता है 75 to 70। अब देखो बॉडी का टेम्परेचर लगातार गिर रहा है और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो कूल होने में समय लगता है, रेट ऑफ कूलिंग क्या है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू मीन टेम्परेचर θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस रूम टेम्परेचर। तो जो मीन टेम्परेचर है इसका है बेटा 82.5, इसका है 77.5, इसका है 72.5। यानी जो मीन टेम्परेचर की वैल्यू है ये पहले केस में 82.5 है और दूसरे केस में 77.5 है, तीसरे केस में 72.5 है। डेल्टा थीटा सब में 85 से 80, 80 से 75, 75 से 70 ये सेम है। तो डेल्टा थीटा सब में सेम है, के सबके लिए सेम है और रूम टेम्परेचर भी जो कुछ भी होगा वो भी सबके लिए सेम है। ये वाली वैल्यू कम होती जा रही है। तो जब ये वाली वैल्यू कम होती जाएगी तो कूलिंग रेट कम होगा और कूलिंग रेट कम कब होगा? जब T की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। वैसे भी जैसे जैसे बॉडी ठंडी होती जाती है कूलिंग रेट कम ही होता जाता है। तो इसका मतलब है T3 सबसे ज्यादा टाइम लेगा, T2 उससे कम और T1 सबसे कम। तो फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए 6 का। यस। तो ये याद रखो कि जैसे मतलब कोई बहुत ज्यादा ये इन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। बॉडी कूल हो रही है ना, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर से डिफरेंस कम होता जाएगा, कूलिंग रेट कम होता जाएगा और सेम टेम्परेचर गिरने के लिए उसे अधिक टाइम चाहिए होगा। The current in ampere wire varies with time. The charge flowing through a cross section of wire during t बराबर 0 to t बराबर 3 सेकेंड। तो Q बराबर इंटीग्रल T1 से T2 आई डी टी। अभी पहले भी किसी पेपर में किया था। ये पेपर मोर और लेस एक तरीके से रिवीजन पेपर है और इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि अब तक 12वां पेपर है। तो व्हाट यू हैव लर्न इन प्रीवियस 11 पेपर्स, तो उसमें जो सीखा है इसके कई क्वेश्चन पुराने वाले पेपर्स के या तो एज इट इज हो सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हो सकते हैं। ये पेपर हम लोग कभी कभी रिपीट कर देते हैं कि आप देते तो चले जा रहे हैं, मतलब कुछ है कि नहीं। तो ये 0 से 2 और I है 4 + 5t और dt और इसको इंटीग्रेट करिए तो 4t + 5t² 2 और 0 से 2 और जब इसको 2 रखेंगे तो 8 और ये हो जाएगा 10। 0 रखने से फायदा नहीं है, माइनस करना होता है। 0 रखेंगे ये सब कट जाएगा तो आंसर आएगा 18 कूलम। इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है। कहते हैं कि अगर हम चार्ज को पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 4 चार्जेस इस तरीके से रखे हुए हैं और E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, वर्क डन O2E। तो आप एक चार्ज को यहां से यहां तक ले जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा?
Q इंटू V2 माइनस V1। अब अगर हम V2 निकालें और V1 निकालें तो देखिए यहां पे अगर V2 निकालोगे प्लस Q, थोड़ा डार्क पेन ले लें, प्लस Q जितना है उतना ही माइनस Q है, डिस्टेंस बराबर है। तो इसका पोटेंशियल जितना पॉजिटिव होगा इसका उतना ही निगेटिव होगा। मान लो ये डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है। x क्या होगी, साइड a है तो a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस Q/a/2 और इसकी वजह से माइनस Q/a/2। और ये a है, ये a है और ये है डिस्टेंस, इसको r मान लो, ये है डिस्टेंस r, ये मान लो, ये दोनों बराबर है और जितना ये प्लस है उतना माइनस है, तो प्लस Q/r और माइनस Q/r। तो ये जीरो आ गया और सेंटर पे तो जीरो है ही है, प्लस प्लस माइनस माइनस, डिस्टेंस सबसे बराबर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बेटा जीरो हो गया, तो वर्क डन भी जीरो आएगा, वर्क डन भी जीरो आएगा। मेरी बहुत बदनाम ट्रिक है कि वैसे आप लोग फॉलो मत करिएगा, लेकिन ये देखा गया है कि अगर ऑप्शन में कोई आंसर जीरो है तो उसके वही आंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर पाथ में और फ्रीक्वेंसी है, तो ये सर्कुलर पाथ है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और फ्रीक्वेंसी 50 का है, मतलब ये 50 टाइम्स घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन 50 चक्कर लगा रहा है और करंट क्या होती है, चार्ज पास्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। अब देखिए चार्ज तो है E और यही 50 बार घूम जाता है, 50 E आ जाएगा। अब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू 50, तो 16×5 = 80 हो गया, ये 8 हो गया। सोलह पचे 80 और ये 50 है तो 5 से गुणा किया तो ये 8 हो गया और 10⁻−18। तो आप इसको 0.8 कर दीजिए तो 10⁻−17 हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट चार्ज passed plus Q is placed at the center of a cube of a side L। तो ये बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन है और अगर हमने सेंटर पे चार्ज रख दिया Q, the electric flux emerging through is Q/ε0। गॉस लॉ हमने लगा दिया और ये फोर्थ आंसर आ जाएगा। और सेंटर पे चार्ज है तो आप जानते हैं ना कि इसको गॉसियन सरफेस मान लिया तो टोटल फ्लक्स बराबर क्या होता है, इंटीग्रल E.ds थ्रू द सरफेस क्लोज और बराबर होता है इनसाइड चार्ज अपॉन ε0। तो बीच में है ना, तो ये टोटल Q है तो Q/ε0 हो जाएगा और ये फोर्थ वाला आंसर है। A linear solenoid carrying current is equivalent to a bar magnet। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और कई लोग कहते भी हैं कि सोलिनॉइड का बिहेवियर, लीनियर सोलिनॉइड मतलब दिस और बार मैग्नेट मतलब दिस, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी और सब कुछ मिलता है और ये बड़ा ही कॉमन स्टैंड है कि एक बार मैग्नेट एक लीनियर सोलिनॉइड की तरह बिहेव करती है।
करंट अगर घूम रही है, अगर इधर नॉर्थ पोल है, ये इधर इसका नॉर्थ पोल है, इधर साउथ है, इसका साउथ पोल है, तो इनकी इवन लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बिल्कुल सिमिलर होती हैं। मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी बार मैग्नेट की होती है, तो इक्विवेलेंट कही जाती है। तो ये पहला सही है। और क्यों इक्विवेलेंट है? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न दोनों का सेम है, डाइपोल की तरह। तो ये सही भी है और इसका कारण भी है। तो आई विल गो विद आंसर फर्स्ट। और ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है, और बल्कि बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला वगैरह भी इनको कंपेयर करके ही निकाला गया है, जब टीचर्स इसको समझाते हैं क्लास में। तो कॉपर इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कॉपर पैरामैग्नेटिक नहीं है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसमें बेटा डाई मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, पैरामैग्नेटिक नहीं होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो मेरे पास फोर्थ आंसर इसका आएगा। कॉपर पैरामैग्नेटिक कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक से ये आप लर्न कर लीजिए कि कौन सा सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, तो वो एटम की मैग्नेटिज्म के बारे में बताता है। और यहां कॉपर एज ए सब्सटेंस ले रहे हैं, तो एक दो एक्सेप्शन केसेस में वो केमिस्ट्री के एटम का नेचर कुछ और है और सब्सटेंस का कुछ और है, तो इसलिए सेफ जोन रहेगा। इन फिजिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए बल्क ऑफ सब्सटेंस, नॉट ए पर्टिकुलर एटम। तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये मटेरियल डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, वो आप बेटा लर्न कर लीजिएगा। चलिए 13, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इक्वेशंस। तो इसका आंसर बेटा ये है, जब उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दो डिफरेंट चीजें नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। उन्होंने जो अपने इक्वेशन दिए उसमें भी बताया है कि डेल ई बाई डेल टी, इफ देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग, तो दिस इज ए कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी टाइम के साथ, तो ये दोनों कपल्ड हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं, वगैरह वगैरह है। तो इसी को कपल्ड कहते हैं। एक का बिहेवियर दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये कपल्ड है तो ये कपल्ड नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर्किल में नहीं मूव करती हैं भाई, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं तब वो सर्किल में तो नहीं जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड जरूर क्लोज पाथ बनाती हैं। और चूंकि कपल्ड है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका आंसर फोर्थ है। कोई बहुत गहरा रीजन नहीं है, बस बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट में आइए। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल of mass m is moving with a velocity v bombards on a heavy nucleus of Zi, the distance of closest approach। तो चलिए इसको निकालते हैं। ये हैवी न्यूक्लियस है और इस पर चार्ज Zi है, और ये एक अल्फा पार्टिकल है, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी v है। तो जब ये पास में जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रिपल्सन की वजह से कम होती जाएगी, और क्लोजेस्ट अप्रोच पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मान लिया ये क्लोजेस्ट अप्रोच r है।
ये आर मिनिमम क्लोजेस्ट है। जितना भाई दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिपल्सन होगा, तो जब ये चला तो रिपल्सन फोर्स के कारण इसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो जितने ये पास तक आ सकता है अल्फा पार्टिकल ये न्यूक्लियस के, उसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हैं। तो यहां की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि बहुत दूर है, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 जेड ई इंटू 2e अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं, आर एनर्जी लिख रहे हैं, फोर्स नहीं लिख रहे हैं। तो आर कितना हो गया देखिए, ये सब तमाशा लिखा जाएगा, तमाशा, और साथ में ये दो ऊपर आ जाएगा, और अपॉन एम वी क्या आएगा, हम लिख देते हैं सीधे, आर बराबर 2 ये 4 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 एम वी। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m है, ये 1/m है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The resistance of a straight conductor does not depend upon it। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, R बराबर रो एल बाई ए। तो और एक टेम्परेचर का फॉर्मूला, लेंथ पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे भी करता है। देयर इज अनदर फॉर्मूला, आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ जाते हैं। ए पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये वैल्यू है, इस बात पे कुछ नहीं है कि उसकी शेप क्या है। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, लेकिन दोनों का एरिया सेम हो, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो शेप पर नहीं डिपेंड करता है। इवन इफ डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर होगा या स्क्वायर होगा, वो कितना ज्यादा या कम है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन वो किस शेप का है इससे मतलब नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सदियों पुराना वाक्य है फिजिक्स का, जो आज भी उतना इंपॉर्टेंट है, आईएएस से लेकर के और नीट और आईआईटी तक। थर्मोडायनेमिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। The RMS speed of a molecule of a gas at 100 degrees Celsius is V, temperature at which it will become 3V। तो RMS स्पीड V प्रोपोर्शनल टू होती है अंडर रूट T, तो मुझे अंडर रूट 3V चाहिए T टेम्परेचर पर, T प्लस 273, और ये V दी गई है टेम्परेचर 100 पे, तो T प्लस 100, अरे सॉरी 100 प्लस 273 डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व करना है, कोशिश करिए आप भी पास करके, मुझसे पहले आंसर आप निकालिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें। तो अंडर रूट 3 अपॉन V और V ये तो कट जाएंगे, बराबर अंडर रूट T प्लस 273 अपॉन अंडर रूट, ये 373 हो गया, 373 स्क्वायर कर दीजिए, 3 इंटू 373 बराबर T प्लस 273, और जब इसको सॉल्व करेंगे
तो 846 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आप देख सकते हैं T बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 जा 9, 3 3 का 9, 3 सत्ते 21, 2, 3 3 का 9 2 11, और इसमें 273 माइनस कर दीजिए। 9 में से 3 गया 6, 11 में से 7 गया 4, और फिर 10 में से 2 गया 8। तो ये फोर्थ आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। आते हैं 18वां क्वेश्चन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का है। देखते हैं क्या क्या है। वुडन ब्लॉक है, मास m रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल इज पुल्ड बाय अ फोर्स म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये जो फोर्स लग रहा है इसके दो कंपोनेंट कर दीजिए। इधर कर दीजिए, लाइट है काफी, दिखे नहीं रहा होगा, तो इधर है एफ कॉस थीटा और इधर है एफ साइन थीटा, और इसका वेट mg, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और चूंकि फ्रिक्शन है तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली चलेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स बराबर ma, यही हमको निकालना है। और वर्टिकल डायरेक्शन में mg प्लस एफ साइन थीटा mg बराबर एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया mg माइनस एफ साइन थीटा। अब ये स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन कितना होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस एफ कॉस साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा बराबर ma। भाई ले लीजिए एफ कॉस थीटा माइनस म्यू mg, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एफ साइन थीटा बराबर ma। तो a कितना आएगा? m से डिवाइड कर देंगे, तो f बाई m, और यहां पर म्यू भी होगा, म्यू यहां पे भी होगा, म्यू एफ साइन थीटा है, तो एफ बाई एम में कॉमन ले लिया तो आ गया कॉस थीटा और प्लस म्यू साइन थीटा, और माइनस आ जाएगा म्यू जी, इसको m से डिवाइड करेंगे तो m से m कट जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। मेन तीन चीज ये थी, ये इक्वेशन लिखना, ये नॉर्मल रिएक्शन पता करना, और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन रख देना, बाकी सब जय श्री राम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वी फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m kg हैविंग वेलोसिटी दिस एंड रेडियस वेक्टर दिस। तो पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला m r क्रॉस v। अब आप जानते हैं m तो 1 kg है, और r क्रॉस v निकालने का तरीका i j एंड k। r कितना दिया है? 3 2 एंड -5, और v दिया है 3 -2 और 0। अब इसमें जरा बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करिए, अक्सर गलती हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, तो आप भी जरा ध्यान रखिएगा ये कितना आएगा। पहले हम कोफिशिएंट लिखेंगे i का, फिर माइनस टाइम्स j का, और फिर प्लस टाइम्स k का। अब i का कोफिशिएंट कैसे निकलेंगे? 2 इंटू 0, इसको डिफरेंट कलर से लिख दे रहे हैं, 2 इंटू 0 0, माइनस 5 इंटू -2 10। जे का लिखेंगे 3 इंटू 0 और माइनस, अब -5 इंटू
-5 इंटू 3 यानी -15। और अब k का लिखेंगे तो k के लिए -6 -6। अब देखिए ये क्या आएगा, ये आ गया -10i। और जब इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो -15j और ये -12k। और इसको निकालेंगे तो आंसर आएगा थर्ड वाला। और शायद आपके सोल्यूशन में फोर्थ दिया है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट है। स्फेरिकल शेल्स हैं और ये वाई वाई डैश है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई स्फेरिकल शेल है तो इसके अबाउट होती है 2/5 mr²। तो ये जो मेरे पास एक्सिस है, तो ये जो बॉल है, मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो थर्ड वाले की केस में चल, जैसे आप पहली देखेंगे तो ये डायमीटर है, तो ये होगा 2/5 mr²। और ये एक्सिस इससे इतनी दूर है, 2r पर है, तो 2m इंटू 2r का स्क्वायर। इन दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए बच्चा। इस डायमीटर के अबाउट मालूम है, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है फर्स्ट स्फीयर का, और हमारी दूसरी एक्सिस इसके पैरेलल है, ये डिस्टेंस 2r है। तो 2/5 mr² और प्लस 4 mr², इसको जोड़ लेते हैं। तो आ जाएगा 5 चौको 20, 2 22, 22/5 mr²। अब देखो दूसरा लेते हैं। सपोज मुझे इसका निकालना है, तो ये तो 2/5 mr² ही होगा, और प्लस अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो जैसा वो था वैसे ही वो था, बस इधर है, तो इसका भी आ जाएगा 22/5 mr²। अब ये कितना आ रहा है, अगर मैंने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करी है, मैंने गड़बड़ करी है, सॉरी, चलिए देख लेते हैं। ये मेरे पास आ रहा है 22/22 = 46 mr²/5। आप कहेंगे आंसर तो नहीं मैच कर रहा है। हाँ बच्चा, मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये लिखा था स्फेरिकल शेल और हम लोगों ने निकाल दिया सॉलिड स्फीयर। 2/5 mr² होता है सॉलिड स्फीयर। अब हम लोग इसको दोबारा करते हैं, एक नया एग्जाम्पल आ गया। आप चाहो तो पास करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर ये स्फेरिकल शेल है तो ये होगा 2/3 mr²। बाकी सिचुएशन वही है, ये जो 2/5 था ये हो जाएगा 2/3। ये 2/3 mr² सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, और m इंटू 2r² जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब 3 चौको 12, 2 14, जो आंसर मेरा 22 आ रहा था वो यहां पर कितना आ जाएगा। चलिए इसको हम हटाई, रबड़ से हाथ से मिटा सकते हैं। हाँ, तो हॉलो स्फीयर मानते हुए जब करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आएगा, ये कैलकुलेट होकर के आएगा। ये 3 है, 3 चौको 12, 2 14/3 mr²। तो इसका हो गया इस एक्सिस के अबाउट 14/3 mr²।
और ये तो अकेला ही है, डायमीटर वाला एक्सिस है, 2/3 mr²। और फिर ये सिमेट्रिकल केस है, वही मास वही रेडियस उतनी ही दूरी, तो ये भी आ जाएगा 14/3 mr²। तो 14 14 28 और 2 30, 30/3 mr², मतलब 10 mr²। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। पहले हमने सॉलिड स्फीयर लेके किया, फिर हॉलो स्फीयर जो क्वेश्चन में दिया है वो लेके किया। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये काफी बार आता है। और ये देखो केपलर्स लॉ का क्वेश्चन है, कहते हैं कि द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन एस, द शेडेड एरिया एससीडी इज 3। तो एससीडी क्या है भाई? एससीडी ये है, ये एरिया, इस एरिया का, अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया 3 टाइम्स है, 3a है। एससीडी इज थ्राइस द शेडेड एरिया एसएबी, ये वाला एरिया इसका 3 गुना है। T1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम सी टू डी। तो ये अगर टाइम है T1, और सपोज कर लो ये टाइम है T2, तो हमें मालूम है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो 3a/T1 इज इक्वल टू a/T2। तो a से a कट गया, तो T1 इज इक्वल टू 3T2। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको केपलर के सेकेंड लॉ पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में आइए। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, करंट I is flowing and in another coil B of radius। तो चलिए पहले कॉइल A बनाते हैं। ये कॉइल है A, रेडियस है इसकी R, और करंट फ्लो कर रही है I। और दूसरा है कॉइल B, रेडियस 2R है। तो ये B है, रेडियस 2R है, करंट भी 2I है। The ratio of magnetic fields BA and BB at the center produced by them। तो ये सेंटर इसका है, यहां मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण है BA, और यहां मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण है BB। किसी भी वायर के कारण, सर्कुलर वायर के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0/4π I by रेडियस इंटू 2π। तो दोनों ही केस में यहां करंट आई थी, रेडियस R था, और यहां करंट 2I थी, रेडियस 2R था। तो दोनों की फील्ड सेम होगी, दोनों की फील्ड यही होगी, इतनी ही होगी। दूसरे में रखोगे तो ये 2I करोगे तो ये 2R हो जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, तो रेशियो 1 होगा। चलो आइए 23, कोई छूटा तो नहीं? नहीं छूटा। द मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, करंट इन कॉइल, तो बहुत सिंपल सा है। 5 बराबर ये कैलकुलेशन है, 4t² + 2t + 1। तो E बराबर -d∅/dt, डिफ्रेंशिएट किया 8t + 2। अब करंट निकालनी है, t बराबर 1 सेकेंड पे, तो E/R, रेडियस दिया है, रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस 10 दिया है, यहां पे t की जगह 1 रख दिया, नीचे भी 10 कर दिया, 1 एम्पियर की करंट आ गई। इसमें कुछ समझाना नहीं था, मैकेनिकल कैलकुलेशन था, E∅/dt और करंट E/R। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट, चार्ज नहीं ट्रांसपोर्ट करती है। वेव है तो एनर्जी तो करेगी, एनर्जी जाएगा तो मोमेंटम भी जाएगा, इंफॉर्मेशन भी जाएगा। सिग्नल जाते हैं, ये आप जो सुन रहे हैं मेरी आवाज, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही आ रही हैं। तो ईएम वेव करते हैं भाई, इंफॉर्मेशन करते हैं, इन्हीं की वजह से टीवी, मोबाइल और सब कुछ चल रहा है।
आगे चलिए लास्ट, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन as a function of atomic mass number has a sharp peak of helium nucleus। पीक का मतलब क्या होता है? चोंच। चोंच क्या होती है? ग्राफ आया ऐसे निकल गया, ऐसे गया, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन रिलेटिवली ज्यादा है, तो इसका मतलब है इट इज वेरी स्टेबल इन कंपैरिजन टू नियर बाई एटम्स। तो ये मैंने 25 तक कर दिए, जो कुछ हो कमेंट करके बताइएगा। गुड इवनिंग बच्चों, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है अ सिंपल पेंडुलम हैज सम टाइम पीरियड t, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड डिक्रीज बाय 6%। तो अगर एम्पलीट्यूड को 6% डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो फार्मूला क्या होता है भाई, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, जहां पर एल जो होता है वो लेंथ होता है, जी जो है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इसका मतलब इस पूरे फार्मूले में कहीं पर भी एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा इट विल रिमेन अनचेंज, तो आंसर होगा 4। तो टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा, तो एम्पलीट्यूड को चेंज करने से टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये आंसर 4 आएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। A car travel a distance d on a straight road in a 2 hour and then return to the starting point in next 3 hours। तो एक कार जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से चल रही है, मान लेते हैं ये कार है और ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। तो कार ए से बी तक जा रही है, कितना टाइम इसको लग रहा है, और डिस्टेंस है डी, दूरी हमारी डी है और टाइम इसमें लग रहा है 2 आवर। 2 आवर का टाइम लग रहा है। इसका वेलोसिटी मान लेते हैं इस समय v1। जब ये लौटेगी वापस यहाँ पर लौटेगा, मान लो ये कार यहाँ से लौट रही है और इतनी ही दूरी जब ये लौटेगी, यानी बी से अगर ये चलेगा, ये दूरी इसको v2 मान ले, दूरी वही रहेगा, यही दूरी तय करेगा और इसका टाइम क्वेश्चन में दे रखा है 3 आवर। तो लौटते समय इसको टाइम लगा 3। तो इसका हमको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड देखो क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, जाने का प्लस आने का 2d, जाने प्लस आने का ये हो गया 2d अपॉन, और यहां पर क्या लिखेंगे, स्पीड है ना। तो स्पीड यहां पर क्या होगा, जाने की स्पीड प्लस, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दे रखी है उसको देखो, टाइम कितना लग रहा है, जाने का टाइम 2 आवर और प्लस लौटने का 3, टोटल टाइम हो गया 5। तो आंसर आ जाएगा 2d/5, 2d/5। तो राइट आंसर 27 का हो जाएगा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला यहां पर आ जाए, एवरेज डिस्टेंस लिखा है, एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड है। और एक फार्मूला अगर मान लेते क्वेश्चन में ये होता कि टाइम ना दिया होता, स्पीड दिया होता, तो अगर डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज स्पीड का एक फार्मूला हम लोगों ने ये भी लगाया है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर डिस्टेंस सेम होता तो इस फार्मूले से भी हम लोग आंसर निकाल सकते, लेकिन क्वेश्चन में v1 v2 नहीं दिया है, क्वेश्चन में टाइम दिया है, तो हम लोग मेन फार्मूले से जाएंगे। एवरेज स्पीड का फार्मूला जो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉरवर्ड वोल्टेज इन अ सेमीकंडक्टर डायोड इज चेंज फ्रॉम 0.5 to 0.7, then the forward current change by 1 milliampere, the forward resistance। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। तो यहां पर डेल्टा वी कितना हो गया, 0.5 से 0.7, तो कितना चेंज हो गया, 0.7 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई करंट में कितना चेंज हो रहा है, 1 मिली एम्पियर।
तो 1 इंटू 10⁻³ मिली को एम्पियर में बदल दिया। ऊपर आ गया 0.2 अपान 1 इंटू 10⁻³ -3 जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 ऊपर होके लिखेंगे 2, और -3 + 3 में हो गया, एक माइनस घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, यानी 2 इंटू 10⁻² एम्पियर, यानी आंसर आएगा 200 एम्पियर। एम्पियर नहीं, ये रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होता है ओम, तो 200 ओम इसका राइट आंसर होगा। तो रेजिस्टेंस बराबर चेंज इन, यहां पर हो गया वोल्टेज का चेंज अपन करंट का चेंज, वोल्टेज का चेंज हो गया 0.2, करंट का चेंज दे रखा 1 मिली एम्पियर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 200 ओम का यहां पर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट की ओर जा रहा है। तो अगर हम लोग ग्राउंड से बनाए तो ये हमारा ग्राउंड यानी 1, ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा 3। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 1 से, यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन हो ये जंप कर रहा है 1 से 3 में, तो ऐसी कंडीशन में हमको एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, यानी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो आंसर होगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। रिलीज तब करता जब अगर यहां से थर्ड से 1 पे आता तो एनर्जी रिलीज करता, हमेशा एनर्जी रिलीज होगा हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट की तरफ जब आएगा। तो अगर ये 3 से 1 की तरफ आता तो एनर्जी रिलीज होता है, और अगर 1 से अपर हाइट पे जाएगा, अपर ऑर्बिट पे जाएगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब एनर्जी होगा, तो रिलीज नहीं होगा। अगला आंसर क्वेश्चन नंबर 30, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है थीटा, 4t का पावर -4t की पावर 3 6t की पावर 2। क्वेश्चन में टार्क निकालना है, तब जीरो हो जाएगा। टार्क तब जीरो होगा, टार्क का फार्मूला क्या होता है I इंटू अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाए, एंगुलर एक्सेशन की वैल्यू जिस टाइम पे जीरो होगा तो टार्क उसी टाइम पे जीरो होगा। तो एंगुलर एक्सेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा d थीटा बाई dt से आएगा, यानी कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, 3 यहां पर आगे आ जाएगा तो 12t का पावर 2 माइनस 12t, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अल्फा जो होता है वो d ओमेगा बाई dt होता है, यानी एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 24t माइनस 12। अल्फा की वैल्यू जीरो रख दें, तो अल्फा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो इक्वेशन हो गया 24t माइनस 12, यानी t की वैल्यू अगर हम लोग यहां से देखें तो t इक्वल टू हो गया 12/24, इसका मतलब ये वैल्यू 0.5 सेकेंड आएगी, यानी t की वैल्यू 0.5 सेकेंड पे एंगुलर एक्सेशन की वैल्यू जीरो होगी, तो उतने ही टाइम में टार्क भी जीरो होगा, तो इसका मतलब टाइम कितना लगेगा 0.5 सेकेंड। तो जिस टाइम पे अल्फा जीरो हो जाएगा उसी टाइम पे टार्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 31, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर इज 8.5। ये नंबर डेंसिटी को बोलते हैं n। n का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिप फ्रॉम one end of a wire 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। तो क्वेश्चन में यहाँ पर करंट की वैल्यू दे रखा है 3। तो आपको अगर मालूम है क्वेश्चन में लेंथ दे रखा है, स्पीड दे रखा है और करंट की वैल्यू दे रखा है, तो अगर पूछा गया है क्वेश्चन में कितना समय लगेगा, तो टाइम क्या होता है, समय बराबर डिस्टेंस दूरी बटे 4। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है d, और यहाँ पर स्पीड लगाएंगे किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो d की वैल्यू क्वेश्चन में लेंथ की वैल्यू दिया है 3, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं I बराबर होता है NEAVD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा I अपान NEA। तो इसको यहाँ पर पुट कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगा I अपान NEA, ये NEA ऊपर चला जाएगा, तो जो टाइम हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 3 इंटू N इंटू E इंटू A डिवाइडेड बाई I। क्वेश्चन में सबकी वैल्यू दे रखा है 3, N की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 8.5 इंटू 10 की पावर 28, E जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 10 की पावर -19, और क्वेश्चन में A जो है एरिया है, क्रॉस सेक्शन वायर का एरिया भी दे रखा है
2 इंटू 10 की पावर -6 और क्वेश्चन में हमें वैल्यू दे रखा है करंट की जो कि 3 है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहां पर अगर इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो लगभग ये वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से वैल्यू, ये 19 और -6 मिलके हो गया माइनस का 25, -25 प्लस 28 में से अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 हो गया। तो टाइम की जो वैल्यू सेकंड में आएगी वो हो गया 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 हो गई। यानी कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 3.2, 8.5 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है ना। तो ऑप्शन यानी कि अगर सॉल्व करें इसको मान लें 4, तो ये लगभग मतलब 2.7 के आसपास आएगा। 10 की पावर यहाँ पर एक बढ़ जाएगा यानी कि 10 की पावर 4 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो 31 का जो आंसर आ रहा है वो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो 31 का आंसर जो आएगा वो यहाँ पर सॉल्व करने पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 32, इन द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर दो पॉइंट दिया है, ये पॉइंट हमारा ए है और ये वाला पॉइंट हमारा बी। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो आप फिगर को अगर देख रहे हैं तो अगर इन दोनों को देखो, इस फिगर को यहां से ये वाला फिगर, ये हमारा बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, या इसको अगर सिमेट्री के फॉर्म में बोले तो यहाँ सिमेट्री बन रही है। तो बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज इस पार्ट में बन रहा है इतने दूर। यहाँ का पार्ट अगर हम लोग इसको देखें तो ये हम लोग का जो पार्ट बन रहा है ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, इतने दूर को बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज में देखो। इसका मतलब हुआ ये R बाई आर अपान R बाई आर का रेशियो सेम हो गया। बीच वाले को हटा दो तो बीच वाला यहां से हट जाएगा, बीच वाला हट जाएगा तो ये R ऊपर का R दोनों जो है सीरीज में हो गया, ये R प्लस R2R हो गया, नीचे का दोनों भी R सीरीज में हो गया। तो जो हमारा सर्किट बना वो कुछ इस तरह बना, ऊपर के दोनों R सीरीज में हो गए तो R प्लस R हो गया, नीचे के दोनों R सीरीज में हो गए तो ये भी हमारा ऐसे हो गया R और R, और नीचे का जो दोनों है वो सीरीज में हो गए। तो कुल मिला के ये फिगर हमारा बना। तो ए और बी के बीच में ये फिगर बनेगा। क्वेश्चन में ए के पास यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा है, तो बताओ ये 2R 2R 2R, तो इसका हो गया हमारा इस पूरे सर्किट का जो नेट वैल्यू आएगा ये आ गया 2R बाई 3, 3 बार जोड़ा गया पैरेलल में। तो अगर आइडेंटिकल वैल्यू हो जितनी बार जोड़ेंगे उतने से डिवाइड करेंगे। तो 2R 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 3 बार जोड़ा गया तो 2R बाई 3 हो गया इसका वैल्यू, और इसमें जो R है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो R इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी हमारी वो R प्लस 2R बाई 3 आएगी। तो 3R प्लस 2R ये आंसर आएगा 5R बाई 3। राइट आंसर इसका होगा 3rd। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। A bullet is fired from a gun. The force on the bullet is given by, फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 400 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5t। क्वेश्चन में बताना है हमको इंपल्स की वैल्यू, व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट, और बुलेट कब तो बताना है द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0। तो फोर्स अगर 0 है तो देखें किस टाइम पे फोर्स 0 होगा। तो फोर्स की इक्वेशन में हम लोग 0 रख दें तो हम लोग यहां से टाइम देखेंगे किस टाइम पे फोर्स 0 आएगा। तो 400 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू टी। तो टी की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ गई 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर 5। सॉल्व करेंगे तो ये 200 ऊपर 10 की पावर -5, तो 200 इंटू 10 की पावर 5 ये हो गया 200 इंटू 10 की पावर -3। ये हमारा टाइम आ गया। इतने समय के लिए हमको इंपल्स की वैल्यू बताना है। इंपल्स यहां निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम या डीपी लिखें, और डीपी की वैल्यू एफ का अगर इक्वेशन दिया है तो इसको इंटीग्रेट करके लिखना पड़ेगा। तो ये इंपल्स हो गया, इंपल्स निकालना है। फोर्स की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वेशन लिख लेते हैं 400 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू टी, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम
इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, लिमिट रखेंगे 0 से 2 इंटू 10⁻³ के लिए। चलो इंटीग्रेट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ये हो गया t माइनस 2 इंटू 10⁵ ऐसे रहने दो, और t की पावर t यहाँ पर होगा 2/2, और लिमिट यहाँ पे रखना है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ है, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं 400, t की जगह पर हम लोग अपर लिमिट रखेंगे 2 इंटू 10⁻³ माइनस साइन लगाएंगे, और 10⁵ और t स्क्वायर करेंगे, t का स्क्वायर यानी 4, और 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 होगा। लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये हो गया 800 यानी कि 0.8 आया यहाँ पर, माइनस 4 का अगर 10 की पावर देखें तो 0.4, 0.8 माइनस 0.4 तो आंसर आया 0.4। राइट आंसर इसका होगा सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट है। अगला करते हैं 34। द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज बाय, जो फ्लक्स होता है वो हमारा m इंटू डेल्टा आई के बराबर होता है। तो डेल्टा यानी कि फ्लक्स में जो चेंज आएगा वो क्वेश्चन में दे रखा है, करंट का चेंज दे रखा है, हमको क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू बनाना है। तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा आई, डेल्टा फाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है फ्लक्स में चेंज 2 इंटू 10⁻²। करंट की वैल्यू 0.01 है, तो ऊपर ये लिखेंगे 200 इंटू 10⁻², यानी ये वैल्यू आ जाएगा 2। तो म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू 2 हेनरी आएगा, हेनरी इसकी यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 35। फ्यूजन प्रोसेस लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूट्रॉन टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस। तो आपको मालूम है जो दो ड्यूट्रॉन यानी 1s2 और 1s2 मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे 2He4, इसको बोलते हैं फ्यूजन। ये इम्पॉसिबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये इम्पॉसिबल है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। इसका रीजन, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो इसका रीजन क्या है कि ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नहीं होता। रीजन फॉर दिस कैन बी ट्रेस्ड टू द फैक्ट न्यूक्लियर फोर्स हैव लॉन्ग रेंज, तो ये तो गलत है। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज होता है, लॉन्ग रेंज नहीं होता, तो पहला गलत हो गया। न्यूक्लियाई आर पॉजिटिव चार्ज, हाँ बिल्कुल सही है, न्यूक्लियाई जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये बात सही है। बोथ वन, पहला तो गलत ही हो चुका, तो आंसर क्या लगाएंगे, सेकंड। न्यूक्लियाई जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए आपस में ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जोड़ेंगे नहीं, इनको जोड़ने के लिए हमको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। चलो यहाँ पर दे रखा है ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टाइम, पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन, द पार्टिकल वाज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, तो रेस्ट से छोड़ा गया एट t = 0, t = 0 पे वेलोसिटी यहाँ पर होगी, और इस जगह का जो स्लोप होगा वो क्या पर दिख रहा है यहाँ पर, तो ये पोजीशन यहाँ पर स्लोप से देखा जाएगा, तो वेलोसिटी होता है dx/dt, और dx/dt को हम लोग कहते हैं स्लोप। तो स्लोप आप xt ग्राफ देखेंगे, और t = 0 पे स्लोप यहाँ पर 0 है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी, यानी रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, पहला सही है। दूसरा ऑप्शन, एट बी द एक्सेशन a इज ग्रेटर देन 0, बी पे, बी देखो हमारा कान कैसा दिख रहा है, ये सरफेस जो है हमारा, यहां पर देखेंगे अगर इसको डबल डिफरेंशिएशन करें, यानी कि अगर इसको हम लोग स्लोप देखें तो यहाँ पर जो स्लोप है वो dx/dt यानी वेलोसिटी देखेंगे, तो स्लोप जो है वो यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, पहले घट रहा है ना, स्लोप यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जाके 0 होगा फिर बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो है स्लोप डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है इसका मतलब एक्सेशन नेगेटिव होगा, यहाँ पर एक्सेशन ग्रेटर देन 0 है, जबकि क्या होना चाहिए, एक्सेशन इज लेस देन 0 होना चाहिए, बी पे एक्सेशन लेस देन 0 होगा। एट डी द वेलोसिटी एंड एक्सेशन वैनिश, यहाँ इन्होंने बोला कि डी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेशन 0 हो जाएगा, वैनिश मतलब खत्म हो जाएगा। तो डी पॉइंट पे अगर हम लोग वेलोसिटी देखें तो यहाँ पर स्लोप देखेंगे, स्लोप यहाँ पर निगेटिव होगा, वेलोसिटी यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पर डी पॉइंट पे यहाँ पर वेलोसिटी आएगी जो कि निगेटिव आएगी। चौथा ऑप्शन, एवरेज वेलोसिटी फॉर द मोशन बिटवीन ए एंड डी, ए से डी तक जो एवरेज वेलोसिटी है उन्होंने बोला पॉजिटिव है, तो अगर ए से डी तक देखें तो ए से डी तक एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डी पे दूरी 0 हो गई,
और माइनस ए पे दूरी है ना, तो ये जो वैल्यू आएगा निगेटिव आएगा। डी पे डिस्प्ले यहाँ पर दूरी कितना है 0 और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 0 माइनस 6, तो 0 माइनस 6 ये वैल्यू निगेटिव आएगी। यहाँ इन्होंने दे दिया है पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं आएगी, निगेटिव आएगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? पहला ही ऑप्शन सही होगा। बाकी तीनों ऑप्शन देख लो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 37, two steel wire having same length are suspended from a ceiling under the same load if the ratio of their energy stored per unit volume। तो वायर में एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्वेश्चन में स्ट्रेन नहीं दिया है, स्ट्रेस यानी फोर्स अपने लोड के कारण दिया है। क्वेश्चन में सेम लोड है यानी कि यहाँ पर फोर्स सेम होगा, तो 1/2 स्ट्रेस ऐसे रहने दो। और स्ट्रेन को हम लोग लिख सकते हैं, अगर यंग मॉडुलस से बात किया जाए तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, यानी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन को हम लोग स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस हो गया। फार्मूला हमारा बन गया 1/2 इंटू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। दोनों स्टील वायर है, दोनों का यंग मॉडुलस की वैल्यू सेम हो। ठीक, चलो यहां से सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया का स्क्वायर हो गया और इंटू 1/2 यंग मॉडुलस। फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में सेम फोर्स है या सेम लोड है। यंग मॉडुलस की वैल्यू सेम हो गई, तो यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया का स्क्वायर। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, डायमीटर में पाई डी का स्क्वायर, और यहाँ एरिया का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर की पावर 4। तो क्वेश्चन में बताना है डायमीटर का रेशियो क्या होगा, तो d1/d2 अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू आएगा हमारा एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 2 अपॉन इनवर्स का रेशियो है 2/1 का पावर 1/4। ये वैल्यू 1/4 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4:1 का पावर 1/4। 1/4 4 इसको लिखेंगे तो ये हो गया 2, और 1/2 करेंगे तो ये हो गया √2। तो आंसर आएगा √2:1, ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे रखी है y = x - x² 20। एक सोल्यूशन आपके बुक में दिया, मतलब आपके सोल्यूशन में दे रखा है, आपको दूसरे तरीके से हम करा रहे हैं। अगर मान लो कहीं पर हमको ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दिया हो ax - bx के स्क्वायर में, इस तरह का इक्वेशन दिया हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखो इसी फॉर्म में दिया है, बस यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1, और यहाँ पर b की वैल्यू हम लोग 1/20 लेंगे। ठीक, तो अगर ऐसा दिया है तो हम लोग यहाँ पर रेंज का वैल्यू a/b से निकालते हैं, और अगर क्वेश्चन में जो कि पूछा गया हाइट, तो ये हमारा a/4b से निकालते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया हाइट क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में a को पहचानो, a की वैल्यू यहाँ पर 1/4 इंटू b की वैल्यू 1/20, तो ये 20 करेंगे, ये 5 हो जाएगा, 1/1/5, 5 ऊपर आ गया, आंसर 5 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो अगर रेंज पूछा जाता, मान लो इस क्वेश्चन में रेंज पूछा जाता, तो रेंज हम लोग a/b से निकालते, तो रेंज का वैल्यू कितना आ जाता, a/b, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1/20, 20 ऊपर आ जाता, रेंज आता 20 मीटर। तो रेंज का वैल्यू 20 मीटर और यहाँ पर हाइट का वैल्यू 5 मीटर। अगला क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द पोजीशन ए। यहां से बोला गया इट इज जेंटली पुश, इसको जेंटली पुश किया गया टुवर्ड्स राइट, इधर पुश किया गया, यानी वेलोसिटी इसको 0 से पुश किया। द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन रीचेस द पॉइंट बी, यहां पर तो ए से चलेगा, बी के लिए पूछा गया है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए बराबर काइनेटिक एनर्जी एट बी पोटेंशियल एनर्जी एट बी। इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जब भी क्वेश्चन में वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन दिया हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने के लिए। काइनेटिक एनर्जी जेंटली पुश किया गया तो काइनेटिक एनर्जी 0। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, h की वैल्यू क्वेश्चन में 1 है तो mgh की जगह पर h की जगह 1 कर दिया। बी पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m और b का स्क्वायर पूछा गया है। बी पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh और h जो होता है ग्राउंड से 0.5 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में m से सारे m कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हाफ बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1 माइनस, ये अगर g की वैल्यू यहां पर देखें तो 10 माइनस 5 तो ये आ गया 5। वेलोसिटी b पे आ गई हमारे पास, वेलोसिटी एट b बराबर 10 और ये किस में आ गया √10। राइट आंसर इसका होगा 3rd। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। A man carrying a monkey on his shoulder does cycling smoothly on a circular track of radius 9 meter. Complete 120 revolution in 3 minutes. Magnitude of centripetal acceleration. तो सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन v स्क्वायर बाई r या इसी को r ओमेगा स्क्वायर लिखा जाता है। क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू है 9, ओमेगा को हम लोग 2 पाई f के फॉर्म में लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 9 इंटू 2 पाई का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ ये देखो रिवोल्यूशन दिया है 120 और कितने मिनट में, ये मिनट को सेकंड में बदलना होता है। 3 मिनट है तो 3 इंटू 60 कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। तो और इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है तो 4 पाई स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये 62 जा तो वैल्यू आ गया 9 इंटू 4 पाई स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 9 से 9 कैंसिल, 4 इंटू 4 16 पाई स्क्वायर। राइट आंसर होगा 16 पाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 41। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज आर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज आर्गन पाइप की बात की जाए तो ये हमारा पॉइंट एंटी नोड, ये पॉइंट नोड और ये जो लेंथ होती है वो हमारी लैम्डा बाई 4 के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की बात की जाए तो ये होता है v बाई 4 है, जहां पर L जो है ओपन आर्गन, ये क्लोज आर्गन पाइप की है, क्लोज आर्गन पाइप की ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और ओपन आर्गन पाइप की बात की जाए, ओपन आर्गन पाइप में इन्होंने बोला है फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन अगर हम लोग लिखें तो फर्स्ट ओवरटोन का मतलब होता है यहाँ पर जो एक यहाँ पर हम लोग ऐसे फिगर बनाएंगे, ये फर्स्ट ओवरटोन कहलाता है। और फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी होती है 2b बाई 2l, जहां पर l जो है वो ओपन आर्गन पाइप की लेंथ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, इक्वल, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल कर दो, ये फ्रीक्वेंसी इसके बराबर कर दो। v अपॉन 4lc बराबर 2v, 2 से 2 कट गया, v बाई l नॉट। ठीक है, v से v कट गया। हमें क्वेश्चन में दे रखा है किसकी, ओपन आर्गन पाइप की लेंथ है 60 तो ओपन इसकी वैल्यू हो गई 1 बाई 60। 4 से 60 को काट दो तो ये हो गया 15। क्लोज आर्गन पाइप की लेंथ आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन सही होगा। 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 फैराड, तो ये इसकी कैपेसिटी की वैल्यू दे रखा है, C की वैल्यू यहाँ पर 2 फैराड है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी मान लेते हैं D है, तो इसको इन्होंने C1 बोला है। अच्छा, ये इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस C बराबर 2F, इससे चार्ज टू पोटेंशियल B, इसको चार्ज किया गया, 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। तो अगर इसमें हम लोग एनर्जी लिखें, एनर्जी स्टोर होगा, ये हाफ Q स्क्वायर बाई C लिख रहे हैं, है ना, Q स्क्वायर बाई C लिख रहे हैं। द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल। अब यहां से बैटरी हटा दिया गया और यहां पर इस कैपेसिटर को, जिसकी वैल्यू अभी C लिख रहे हैं, उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर सेम वैल्यू को पैरेलल में लगा दिया गया। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की एनर्जी स्टोर का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, आपको मालूम है चार्ज जितना यहां पर होगा उतना ही चार्ज यहां पर होगा, यानी चार्ज कांस्टेंट होगा। तो E2 की वैल्यू अगर लिखें
तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। अब सी यहां पर दोनों पैरेलल में है तो 2c हो गया। इसका मतलब वो जो एनर्जी है E2 वो पहले से आधी हो गई, पहले से आधी हो गई। तो अगर हम लोग E2 बाई E1 की वैल्यू रेशियो देखें तो E2 पहले का आधा हो गया, तो रेशियो हो जाएगा 1:2। ऑप्शन पहला सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आंसर जो आना चाहिए वो हम लोग का आ रहा है फर्स्ट, तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज D एंड कैपेसिटेंस इज C1। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की वैल्यू इस समय C1 है और इनके बीच का दूरी D है। तो अगर C1 की वैल्यू यहां लिखना चाहे तो C1 बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब इन्होंने बोला if metal sheet of thickness 2D/3 and same area as plate is introduced between the plate। अब यहां पर एक मेटल की शीट इनके बीच में डाली जा रही है और जिसका थिकनेस 2D/3 है। तो थिकनेस इसका 2D/3 है, ये मेटल है और इसका थिकनेस 2D/3 है और इनके थिकनेस, ये इनके बीच का प्लेटों का दूरी D था। अब यहां पर जो कैपेसिटेंस आएगा नया, जिसको C2 बोला, फार्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। ये फार्मूला होता है जब किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में डालते हैं। अच्छा, ये जो प्लेट है वो मेटल की है, यानी कि ये कंडक्टर है और कंडक्टर का K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। तो यहां पर K की जगह पर इनफाइनाइट कर दो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T ये बचेगा। तो C2 की अगर वैल्यू आप देखो तो C2 इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T। T की वैल्यू इन्होंने 2D/3 लिया है, तो 2D/3 करेंगे तो 3D माइनस 2D, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी नीचे D, ऊपर 3 चला जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D 3 गुना हो जाएगा, यानी कैपेसिटी की वैल्यू अब 3 गुना हो गई। तो C2 बाई C1 का रेशियो 3:1 हो जाएगा। C2 बाई C1 का रेशियो 3:1, तो 43 का जो आंसर आएगा वो हम लोग का कितना आ गया 3:1, सेकेंड ऑप्शन। 44 सीरीज LCR सर्किट है, तो सीरीज LCR को बना लेते हैं। ये सीरीज LCR सर्किट है, AC के साथ यहाँ कनेक्ट है। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर इसका वोल्टेज है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 50 हर्ट्ज। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ये इंडक्टर L है जिसका वैल्यू 10 मिली हेनरी है और इसके क्रॉस में वोल्टेज VL लिख रहे हैं और ये वैल्यू क्वेश्चन में 31.4 है। अच्छा, यहां से जो करंट होगी वो सभी में करंट सेम होगी और अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो V बराबर IR होता है, तो I इंटू R यहाँ पर जो लिया जाता है वो XL लिया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया करंट की वैल्यू क्या होगा, तो करंट हो गया VL अपॉन XL। L जो है, L के क्रॉस वोल्टेज है हमारे पास 31.4 और XL जो होता है वो हमारा ओमेगा L होता है। XL को क्या लिखते हैं, ओमेगा इंटू L, तो ये हो गया 31.4 डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा को 2 पाई एफ लिखते हैं, तो 2 पाई इंटू एफ मतलब 50 और क्वेश्चन में L जो है इंडक्टेंस 10 मिली, तो 10 की पावर -3 करेंगे। वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 1 0 से 2 0 कट गया, 5 इंटू 2 ये 3 0 हो गया, कट गया, 10 की पावर -3 हट गया, तो 31.4 अपॉन पाई। तो आंसर आया 31.4 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 3.14 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 10। वैल्यू क्या आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका होगा 10 एम्पियर। तो जो वैल्यू हमारा आएगा वो एम्पियर में 10 आ गया। अगला क्वेश्चन है 45 द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर डिफ्रैक्टिंग फ्रॉम ए स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 मिलीमीटर इज फोकस ऑन ए फोकल प्लेन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे फोकस हो रहा है और जो स्लिट है यहां से, तो यहां से फोकस हो रहा है, मतलब कैपिटल D यहां पर दे रखा है। ये कितनी दूरी पे है,
फोकल लेंथ इसका 100 है, तो डी का वैल्यू क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर। और जो स्लिट का विड्थ है मतलब ए, ये वैल्यू क्वेश्चन में 0.2 मिलीमीटर है। क्वेश्चन में वेवलेंथ की वैल्यू 400 नैनोमीटर है। क्वेश्चन में विड्थ बताना है, विड्थ तो सेकेंडरी मैक्सिमा, तो विड्थ मतलब हो गया हमारा पर, जैसे फ्रिंज विड्थ पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो विड्थ होता है वो होता है डी लैम्डा अपान ए, डी लैम्डा अपान ए। तो विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा या विड्थ ऑफ सेकेंड मैक्सिमा की वैल्यू पूछा जाए तो डी लैम्डा बाई ए। लैम्डा की वैल्यू 400 नैनोमीटर 10 की पावर -9 करेंगे। कैपिटल डी की वैल्यू 100 सेंटीमीटर को मीटर में तो -2 करेंगे। और यहाँ पर ए का वैल्यू 0.2 मिलीमीटर है, तो 0.2 इंटू 10 की पावर -3 करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 0 2 0 ये कट के 10 की पावर -2 हट गया। ये 2 यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है। 10 की पावर -3 इससे मिलके 2 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, 6 और ये हो गया 10 की पावर -3 और ये वैल्यू मीटर में आएगा यानी 2 मिलीमीटर। तो राइट आंसर 2 मिलीमीटर पहला आंसर होगा। 46 देखते हैं, लाइट इमर्जेस आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट केप्ट एट इट्स फोकस। सोर्स कहां पे रखा है? फोकस पे। आपको मालूम है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हो तो इससे जो रे निकलती है वो कैसी होती है? पैरेलल। रे कैसे निकलेगी? पैरेलल। तो इसका मतलब यहां पर जो रे बनेगी वो प्लेन बनेगी और प्लेन वेव फ्रंट बनेगी, ठीक है ना। तो फोकस पे जब रखेंगे तो वो पैरेलल बनेगी। तो शेप पूछा गया वेव फ्रंट का, वो पैरेलल या प्लेन शेप के बनेगी। क्वेश्चन नंबर 47, वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज अ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सब्सटेंस। तो अगर यहाँ पर वर्क फंक्शन का वैल्यू दे रखा है और ये वैल्यू एससी बाई लैम्डा के बराबर, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12400 को अगर लैम्डा से डिवाइड करें तो लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो 12400 डिवाइडेड बाई वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर जो आएगा वो लगभग 300 वैल्यू जो आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 4 के आसपास आएगा। तो 4 नैनोमीटर के पास ये वेवलेंथ आएगी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज 47 हो गया 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए कौन सा सही नहीं है? इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, बिल्कुल सही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ती है, पहला सही है। इट इज 1/e टाइम द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर बात की जाए तो ये हमारा होता है ई वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू अगर देखें तो के मैक्सिमम बाई ई होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 1/e टाइम मैक्सिमम, ये भी सही, ये भी सही। इंक्रीज विद इंक्रीज इंटेंसिटी, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये गलत है। इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इमिशन पे फर्क पड़ता है, फोटो करंट पे फर्क पड़ता है, तो ये गलत है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इमिटर मटेरियल, बिल्कुल सही है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। और आपको मालूम है सीजियम जो है बेस्ट मटेरियल होता है और फंक्शन उसका बहुत कम होता है, सही है ये ऑप्शन। 49, मैचिंग करना है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट के, तो इसमें 1001 यहाँ पर 0 दोनों तरफ से कवर है यानी ये 0 काउंट होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये पहला हो गया। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड का 0 ओपन है, तो लेफ्ट साइड 0 ओपन अगर है तो नहीं लिया जाएगा, तो इसमें 3 है, तो सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पर देखो 0 राइट साइड का 0 ओपन है लेकिन इसमें दशमलव लगा है, तो राइट साइड के 0 को तब काउंट किया जाता है अगर कहीं पर नंबर में डेसिमल है, तो डेसिमल है तो इसके 0 को काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसमें आएगा, ये वाला सही है। लेफ्ट साइड के 0 को काउंट नहीं करेंगे अगर ये ओपन है चाहे उसमें डेसिमल लगा हो, तो ये तीनों 0 काउंट नहीं होंगे। राइट साइड का 0 काउंट होगा क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा है, तो ये चारों काउंट होंगे, 1 2 3 4 5, 5 इसका सिग्निफिकेंट होगा।
तो पहले का चौथा, तो पहले का हमारा जो आया, नहीं पहले का दूसरा, पहले का दूसरा एक ही ऑप्शन में है, आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर says 20 डिवीजन ऑन ए वर्नियर स्केल लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर्स में, वो एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होता है। लीस्ट काउंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मिलीमीटर बराबर एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालना है। वर्नियर स्केल की वैल्यू कॉन्साइड करके दिया है कितना, तो 19 डिवीजन मेन स्केल पे किसके, 20 डिवीजन वर्नियर का 19 के बराबर है, तो 19/20 मेन स्केल डिवीजन हो गया। 20 मेन स्केल माइनस 19, तो 1/20 मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.1। तो ये 2 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितना आ गया, 0.1 इंटू 20, तो ये वैल्यू 2 मिलीमीटर। राइट आंसर होगा सेकंड। ठीक है, तो ये था हम लोग का फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 12। तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कोचिंग में आके पूछ सकते हैं, या आप जो है कमेंट में आप अपना जो भी डाउट हो वो मैसेज करके बोल सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और टेस्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।